टोक्यो शहर के हलचल के बीच जापान में मौजूद नेचुरल पावर को आप नजरअंदाज कर सकते हैं, पर उसके पास के गहरे समुद्र में एक राक्षस के पास अधर्मी शक्ति है। ये सदियों से अछूता और अवचलित रहा है, लेकिन अब वैज्ञानिक जापान को बचाने के लिए इस शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं। चिंता मत करो भाई, मैं गॉडजिला के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वह अभी भी वहां हो सकता है। इसके बजाय मैं गहरे समुद्र के टरबाइनों के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जापान ऐसा पहला देश है जिसने समुद्री धाराओं की क्षमता का उपयोग करने की कोशिश की है। लेकिन जापान ने बिजली के लिए समुद्र का सहारा क्यों ले लिया? क्या लाभ होगा इससे और जोखिम है इसमें? और क्या यह एक एनर्जी रेवोल्यूशन बन सकता है? भूवैज्ञानिक रूप से बोलते हुए जापान दुनिया के सबसे आकर्षक देशों में से एक है, जहां आपको खूब सारे माउंटेन रेंजेस, थियोथर्मल स्प्रिंग्स, वोल्केनोस और डीप सी ट्रेंचेस मिल सकते हैं। पर उनके परिदृश्य ने सोलर फार्म्स और विंड टर्बाइन्स को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, क्योंकि जहां ऊर्जा की आवश्यकता है वहां उपलब्ध स्थान या उपयुक्त समुद्री तल नहीं है। इसलिए जब जापान ने फॉसिल फ्यूल से हटकर नवीकरण ऊर्जा की ओर परिवर्तन करना शुरू किया, तो वे मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा पर चले गए। हालांकि कोशिमा आपदा के बाद से वे विकल्प खोजने की कोशिश कर रहे हैं और हाल ही में अपनी पसंद की कार्बन न्यूट्रल ऊर्जा के रूप में समुद्री धाराओं पर चले गए हैं। आपने ऊर्जा स्रोत के रूप में महासागरीय धाराओं के बारे में कभी नहीं सुना होगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी और ने इसका दोहन करने की कोशिश नहीं की, जो कि शर्म की बात है, क्योंकि समुद्र की धाराओं के काम करने के तरीके के कारण इसमें परम अनुकूल ऊर्जा होने की क्षमता है। समुद्री धाराएं सैलिनिटी द्वारा संचालित होती हैं। पोल्स में समुद्र का पानी जम जाता है, और क्योंकि बर्फ में नमक नहीं होता, इसलिए पोल्स के आसपास का पानी खारा हो जाता है और इसलिए डेंसर हो जाता है, जिससे समुद्र तल में डूब जाता है। इस पानी को तब इक्वेटर रेखा की ओर धकेला जाता है, क्योंकि पोल्स में अधिक पानी डूब जाता है और उष्णकटिबंधीय के कारण पवन प्रणाली ऊपर उठ जाती है। एक बार सतह पर पानी फिर पोल्स की ओर वापस खींच लिया जाता है, क्योंकि अधिक ठंडा पानी डूब जाता है, जिससे यह अब गर्म पानी अपनी जगह लेने के लिए दौड़ता है। इस घूर्णन प्रक्रिया को थर्मोहलीन सर्कुलेशन के रूप में जाना जाता है। यह प्रभाव हमारे समुद्र में विशाल नदियों का निर्माण करता है, जो हमारे आसपास जमीन पर मौजूद किसी भी तरह से अधिक व्यापक होती हैं। ऐसा करो, जापान के पूर्वी तट के कुरुशियो करंट को ही ले लो। यह महासागर की सबसे बड़ी धारा है और प्रतिदिन 70 मील की दर से यात्रा करती है और 6000 बड़ी नदियों के बराबर पानी ले जाती है। लेकिन क्योंकि थर्मोहलीन करंट्स हवा या साफ आसमान जैसी मौसम प्रणालियों पर आश्रित नहीं है, वे लगातार शक्ति के साथ बहती हैं, जिससे वे एक आदर्श एनर्जी सोर्स बन जाती हैं। इतना ही नहीं, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की प्रकृति के कारण हम नुकसान पहुंचाए बिना धाराओं के प्रवाह के भीतर संरचनाएं का निर्माण कर सकते हैं। वास्तव में ये संरचनाएं आर्टिफिशियल रीफ के रूप में कार्य करेंगी और समुद्री बायोमास और जीव विविधता को बढ़ावा देने की क्षमता रखती हैं। इतना ही नहीं, यह अनुमान लगाया गया है कि कुरुशियो की धारा 205 गीगावाट तक बिजली प्रदान कर सकती हैं, जो कि जापान के वर्तमान बिजली उत्पादन के बराबर है। और यहीं पर जापान की भारी मशीनरी की निर्माता IHI कॉर्पोरेशन आती है। उन्होंने हाल ही में आश्चर्यजनक सफलता के साथ केरियू टरबाइन का परीक्षण पूरा कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि केरू एक फ्लोटिंग करंट टरबाइन है। इसका मतलब यह है कि यह समुद्र तल से जुड़ा हुआ है और इसके पंख जैसी आकृति उस गहराई को नियंत्रित कर सकती है, जिसकी वजह से यह तैरता है। यह इसे समुद्र के नीचे एक पतंग की तरह बना देता है। हर एक टरबाइन जो कुरुशियो धारा में है, जिसके 3.4 मील प्रति घंटे के प्रवाह में सामूहिक रूप से कुल 100 किलोवाट बिजली उत्पन्न करते हैं, तो बस हमें एक परफेक्ट एनर्जी सोर्स मिल गया है ना? केस बंद कर दें? बिल्कुल भी नहीं। इसमें दो तरह की दिक्कतें हैं, शोर और टरबाइन स्ट्राइक्स। हालांकि समुद्र में मानव संरचनाएं वन जीवों को परेशान कर सकती हैं। हालांकि इसके टरबाइन
विंड टरबाइन से तो काफी धीमे हैं और जरूरत पड़ने पर और भी धीमे किए जा सकते हैं, इसलिए यह चिंता की बात नहीं हो सकती। दूसरी ओर शोर भी एक मुद्दा है। हम पहले से ही जानते हैं कि समुद्री रत्नाधारी शोर की उपस्थिति में वास्तव में संघर्ष करते हैं, इसलिए IHI को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके टरबाइन्स कम से कम आवाज करें। तो जापान एक शानदार नए ऊर्जा स्रोत को खोलने की कगार पर है, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक पर्यावरण अनुकूल हो सकता है।